रंग मुल्क का हो, चाहे वो काला हो, आप लोग गए होंगे, और चाहे वो भारतीय मुल्क का हो, वो सब उनकी भाषा है। उसके बाद जो खाड़ी के देश हैं, उन खाड़ी के देशों में भी जो लोग यात्रा करते होंगे, यूएई की, सऊदी अरेबिया की, कुवैत वगैरह की, आप देखते हो कि खाड़ी के सारे देशों में जो अरबी मूल के लोग हैं वो भी सब हिंदी बोलते हैं, उर्दू हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी और उर्दू में बातचीत करते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो है वो पूरे देश में हिंदी को लोग समझ सकते हैं। हो सकता है सारे लोग हिंदी पढ़ ना सकते हो, लेकिन वो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। अब मैं उसके वैज्ञानिक महत्व पर आता हूं। इस समय राष्ट्रसंघ में 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज से 15 वर्ष पहले यूनेस्को ने जो है वो हिंदी को अपनी जो प्रचार करने वाली भाषाएं हैं उसके अंदर, और जो जनसंचार माध्यम की भाषाएं हैं उसके रूप में स्वीकार कर दिया है। यूनेस्को का सारा साहित्य जो है हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है, और सारा साहित्य अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश प्रकाशित होता है। तो मैं क्योंकि समय कम, इसके मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। तो ये जो 6 भाषाएं हैं वहाँ की मान्यता का, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। तो मैं थोड़ी सी व्याख्या अरबी भाषा क्योंकि जो हिंदी भाषा है उसकी 2 बहुत बड़ी विशेषता है। भाषा निर्माण 2 तरीके से होता है, या तो हम दूसरी भाषा के शब्दों को सीधे सीधे ले लें अपनी भाषा में, और या हमारी भाषा में प्रत्यय हो जिनसे शब्दों का निर्माण होता है। जैसे प्रत्यय का मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे एक शब्द ज्ञान, इसमें अगर प्रत्यय जोड़ तो विज्ञान हो जाएगा, और प्रा प्रत्यय जोड़ने विज्ञान हो जाएगा, आप प्रत्यय जोड़ने अज्ञान हो जाएगा, राव जोड़ने तो प्रावधान। तो ये जो है एक शब्द से जो है वो भाषा के विद्वान डॉक्टर शर्मा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसमें बताना चाहूँगा। एक शब्द से हम सैकड़ों नहीं हजारों शब्दों का निर्माण करने की क्षमता जो है वो हमारी इस भाषा के जो सीधे लेने वाले शब्द हैं उसमें हिंदी की तुलना विश्व की किसी भाषा से नहीं हो सकती। हमने दूसरी भाषाओं जैसे भारत में हूण आए, शक आए, गुर्जर आए, मंगोल आए, आपके ये मुगल आए, पठान आए, और उसके बाद पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। हमारी हिंदी में इनकी भाषाओं के सैकड़ों नहीं हजारों। जैसे जब जो सबसे पहले जो ये अरबी और फारसी वाले आए हमारे यहाँ मुसलमान लोग, मैं यूनानी भाषा में नहीं जाना चाहता, लैटिन पे तो समय बहुत अधिक हो जाएगा, उनकी भाषा की बहुत करते हैं। तो हम जो आज हिंदी में व्यवहार करते हैं, आदमी, औरत, बुजुर्ग, मर्द, अच्छा, बुरा, बीमार, ये दवा, ये सारे शब्द जो है, ये जमीन आसमान, ये कह लीजिए ये सारे शब्द जो है ये हमारी भाषा के नहीं, ये दूसरी अरबी और फारसी भाषा के शब्द। हमने इनको अपनी भाषा में आत्मसात कर लिया और ये हमारी भाषा के शब्द बन गए। ऐसे ही जैसे कमीज, बटन, बम्बा, बाइक, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है, हमारी भाषा के शब्द नहीं, लेकिन हमने उनको ले लिया। आज देखिए अंग्रेजी भाषा के हजारों शब्द, ट्राम, बस, ट्रेन, रोड, पार्लियामेंट, सारे शब्द जो हैं वो हमारी भाषा के अपने शब्द हैं, और हम इनको अपनी भाषा के शब्दों के समान सम्मान देते हैं। तो मैं इनको इस संदर्भ में आपसे कह रहा था, और संस्कृत और पाली की तो उत्तराधिकारी रहेगी हमारी भाषा। तो विश्व की संपर्क भाषा के लिए जो बघेल साहब ने रखा है याद का विषय, डॉक्टर नेताजी ने, मैं इन्हीं साधुवाद देना चाहता हूँ, इन्हें बता देना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ा समीचीन और कह लीजिए कि समुचित विषय रखा है, बड़ा उचित विषय रखा है। तो ये जो पूरे का पूरा ये अरब का पेनिनसुला है, जो ये अरबी भाषा का पेनिनसुला है, जो वहां तक पहुंच गया है अफ्रीका के देशों तक, तो उनमें क्योंकि उनकी भाषा के हजारों शब्द हमारे अंदर हैं, तो खाली देश नहीं, ये सऊदी अरेबिया और ये आपका कुवैत, एमिरेट्स, यमन, ये सब नहीं खाली, तो आपका मिस्र है, इजिप्ट है,
यहाँ भी अरबी बोली जाती है। ये मोरक्को और ट्यूनीशिया में भी अरबी बोली जाती है। और नीचे के जितने भी देश है, आप कह लीजिए हमारे विदेश सेवा की इतनी बड़ी अधिकारी यहाँ पर कुमार चरण नासिक सम्मानिया विद्यमान है, ये आपको इस बारे में अधिक विस्तार से बता सकती है कि ये जितने भी ये मुस्लिम देश हैं अरब के, जिसमें इथियोपिया भी है, इसमें सोमालिया भी है, इसके अंदर आपका ये तंजानिया भी है और आप कहिए अंगोला भी है। तो ये सारे के सारे देश जो हैं यहाँ पर चूंकि अरबी बोली जाती है और अरबी भाषा के तमाम शब्द हमारे अंदर हैं, तो इनको हिंदी को संपर्क भाषा में स्वीकार करने में खाली व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान हमको देना पड़ेगा और इस ज्ञान को प्रदान करने में हमारी भारत सरकार जो है और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इसमें बहुत बड़ी हमारी मदद और सहायता कर सकती है। और उसके बाद आप इधर आइए, जो आपके दक्षिण ये साउथ ईस्ट एशिया के दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, जैसे उसमें थाईलैंड, आपका बर्मा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इनर मंगोलिया, आउटर मंगोलिया, जापान, चीन, सब उसके अंदर उसमें आ जाते हैं। यहाँ पर संस्कृत और पाली के हजारों ही उनकी भाषा में लाखों शब्द हैं। और लाओस का नाम आपने सुना होगा, लाओस की राजभाषा तो आज भी संस्कृत है। वहाँ पर संस्कृत में ही वो लोग अपना सारा प्रचार करते हैं लाओस। और ये जो इंडोनेशिया है कि मुस्लिम देश है, आप सारे उनके नाम देख लीजिए, सुकर्ण, सुहर्द, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी अभी तक मेघावती, ये और उनकी जो एयरलाइन उसका नाम जरूर है। तो जो हमारी पाली और संस्कृत के लाखों शब्द हैं उनके यहाँ, तो उनको भी अगर थोड़ी सी व्याकरण दे देंगे तो उन्हें हिंदी को विश्व की संपर्क भाषा मानने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अंग्रेजी वहाँ नहीं। जापान जरूर गए हैं, जापान में अंग्रेजी बिल्कुल नहीं, वो जापान ने हालांकि बहुत चीज तरक्की की है, लेकिन जापान में कोई मंदिर ऐसा नहीं। जापान में जो है मैं तो आपसे चाहूंगा कि आप जापान जाएं, क्योंकि आप संपन्न लोग हैं। वहाँ देखें आप जाकर के कि भारतीय संस्कृति का गुरु जो हमारे 2000 साल पहले था, आज भी जापान में उसी रूप में विद्यमान है। जापान के हर मंदिर के आगे आपको अन्नकूट मिलेगा, बिना भवन के उसमें राख नस्तक पर लगाए हुए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। जापान के हर मूर्ति के आगे जो है, हर मंदिर की मूर्ति के आगे जो है वो नीचे देवनागरी में आपको मिलेगा, संस्कृत में और पाली में श्लोक मिलेंगे। वो देवता जो हमारे यहाँ गायब हो गए, जैसे इंद्र है, यम है, वरुण है, सूर्य है, चंद्र है, ये हमारे यहाँ मंदिरों में नहीं है। लेकिन आपको राम, कृष्ण, विष्णु और दुर्गा के काली के साथ साथ जापान के मंदिरों में ये देवता भी वहाँ विद्यमान हो जाएंगे। जैसे सरस्वती हमारे यहाँ जो है वो ज्ञान की देवी है, लेकिन उनके ज्ञान के साथ साथ प्रेम की भी देवी है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कभी आप फिर मुझे समय देंगे, मैं विस्तार के साथ बताऊंगा कि वहां पर जो भी नवविवाहित जोड़ा होता है वो पहले सरस्वती की मूर्ति के पास जाता है, कहता है कि माँ में ज्ञान के साथ साथ जो है वो हमें जो हमारे जीवन में प्रेम है वो भी अक्षुण रहे। और जापान में तलाक जैसी चीज आपको नहीं मिलेगी। जापान में आज भी संयुक्त परिवार है, जो घर का सबसे बड़ा है वो जो बात कह देगा वो अकाट्य। जापानी आज भी घर के बाहर होता उपाय के खाना खाते हैं, क्योंकि कोई जापानी आपको मेज पर नहीं खाता, सब अरब की तरफ करती है, सब जमीन नहीं बैठ करके खाते हैं। तो उन्हें भारत की संस्कृति से इतना प्रेम है कि जापानी भी भारत को माँ कहते हैं अपनी, थाईलैंड वाले तो नानी कहते हैं कि ये हमारी दादी है भारत। तो उन्हें भी हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूँ तुलनात्मक दृष्टि से हिंदी के बारे में और जो राष्ट्रीय की भाषाएं हैं उनके बारे में। जो चीनी भाषा है, निश्चित रूप से चीनी भाषा जो लिपि है वो चित्रांकन की लिपि है। हमारे यहाँ संश्लेषात्मक भी है, विश्लेषात्मक भी है, उनके यहाँ सारी जो है विश्लेषात्मक भाषा लिखी जाती है। तो जैसे लेकिन चीन में जो है इस समय कोई 42 भाषाएं हैं चीन की, और वो लिखी सब एक तरह से जाती है। जैसे उल्टा भाई बना लीजिए चीनी भाषा में, तो उसके अर्थ होंगे युवा आदमी। लेकिन उस युवा आदमी को कहीं यिंग कहेंगे, कहीं यांग कहेंगे, कहीं पर हांग कहेंगे, कहीं शिंगात्सु कहेंगे। ये मतलब उनमें कोई भी उनके उच्चारण में कोई साम्य नहीं है भाषा के अंदर। और सिर्फ मैंडरीन जो है
वो करीब 18 करोड़ लोग बोलते हैं, 20 करोड़, बाकी सब पूरे का पूरा चीन जो है तमाम भाषाओं के अंदर बटा हुआ है। तो जो हिंदी भाषा का गुण है, जैसा डॉक्टर मिश्रा साहब ने आपको बताया, ये पॉलिटिक है, ध्वन्यात्मक है, जैसा हम लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। और इसीलिए बिल गेट्स ने कहा कि अगर कंप्यूटर की भविष्य में भाषा होगी तो वो देवनागरी होगी, तो उसी के अंदर कंप्यूटर में बातचीत हो सकती है, क्योंकि और दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं है कि जो जैसी बोली जाए वैसी। और ये बात बिल गेट्स ने ऐसे ही नहीं कही, आज से 40 साल पहले तो नासा का भाषा विज्ञान का विभाग है, उसमें डॉक्टर ब्रिग्स ने इस शोध को किया, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। उसने लिखा है कि अगर कहीं ये हिंदी या देवनागरी यूरोप में कोई भाषा होती, एशिया की भाषा नहीं होती, तो अब तक संचार जगत में इतनी बड़ी क्रांति हो चुकी होती कि हम यहाँ बैठे होते अमेरिका में, और भारत के अंदर जो है जो हम बोल रहे हैं वो अपने आप अखबारों में छप रहा होता, और लोग उसका अपने आप अनुवाद करके छाप रहे होते, और वो भाषा जो है पूरे विश्व की संपर्क भाषा बन चुकी होती। तो नासा का जो है शोध है वो कहता है कि हिंदी विश्व की संपर्क भाषा बनने की क्षमता है, बिल गेट्स कहते हैं। और ये जो सबसे बड़ी बाधा थी हमारे हिंदी के संपर्क भाषा न बन पाने की पूरे विश्व में, इतनी बड़ी क्षमताओं के बाद भी, मैं डॉक्टर मेहता के विषय पर थोड़ा 2 मिनट आ रहा हूँ, वो इसलिए थे क्योंकि हम लोग गुलाम देश थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। जो भी देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, उसकी संस्कृति और उसकी भाषा उस देश पर अपने आप हावी हो जाती है। अगर हम लोगों ने इंग्लैंड को जीत लिया होता तो आज इंग्लैंड के लोग धोती पहन रहे होते, आज इंग्लैंड के लोग संस्कृत बोल रहे होते, इसमें उसकी बात नहीं है। जैसे ये तो और हमारी भाषा वहाँ हावी हो जाती। आज की दुनिया जो है वो कोई देश किसी पर आक्रमण करके नहीं जीत सकता, लेकिन आर्थिक रूप से अगर वो संपन्न है तो वो उसको अपने आप जो है उसको वो कंट्रोल करेगा, रूल करेगा, और उसकी भाषा और संस्कृति वहां पर हावी होगी। आज जो कि आर्थिक रूप से भारत के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, और हजारों की संख्या में अमेरिका से और यूरोप से लोग लौट करके जो हमारे प्रवासी हैं वो तो वहाँ जा ही रहे हैं, गौरांग मुल्क के तमाम लोग चले जा रहे हैं। अब जाकर के वहाँ देखिए जो इसके माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय में बेंगलोर के अंदर, बम्बई के अंदर, हमारे गुड़गांव के अंदर आपको सैकड़ों की तादाद में ये मिलेंगे गोरे लोग, और वो सारे के सारे गोरे लोग जो हैं वो जब कनॉट प्लेस के बाजार में जाते हैं तो वो हिंदी ही बोलते हैं, सारे के सारे गोरे लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो अपने आप हावी हो जाता है। तो चूंकि हम आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, तो इसलिए अब हमारी भाषा को विश्व की संपर्क भाषा बनने में या यूनाइटेड नेशंस की भाषा को में ग्राह्य होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चीनी के बाद में अरबी के ऊपर आता हूँ। अरबी भाषा जो है, अरबी में यानी सभी अक्षरों का उच्चारण हो ही नहीं सकता, जैसे वो गुप्ता नहीं बोल सकते, वो गुफ्ता बोलते, यानी गाफ है ही नहीं, और ये जो है ये पे है ही नहीं, तो इसको पे से पे को बोलते हैं। अभी जानने वाले लोग यहाँ होंगे वो आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। तो उनके यहाँ जब नाम का उच्चारण नहीं हो सकता, और चीजों का उच्चारण कैसे हो सकता है? जो आपकी यानी मैं अंग्रेजी में सबसे बाद में आऊँगा, जो फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच भाषा में बहुत से अक्षर हैं ही नहीं, जैसे टा उसमें है ही नहीं, तो उनको अगर टोरंटो कहना है तो आपका तो मॉन्ट्रियल इतना बड़ा है, और वो अलग मांग भी कर रहे हैं, अलग उसका विभाजन की, उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जो वो टा नहीं बोल सकते, वो टोरंटो ही कहेंगे, इटालियन में उसको टोरंटो ही कहेंगे। हाँ उनके है ही नहीं, लिखेंगे HOMME, बोलेंगे ओम। तो इस तरह से वो भी भाषा जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं बन सकती, अरबी या फ्रेंच। और उसके बाद रूसी भाषा में भी देखिए वो उच्चारण जो है वो लिखेंगे, कुछ उच्चारण करेंगे, जैसे उनका दिमशक, अब वो इधर बोलेंगे दिमशक, उधर बोलेंगे दिमशक बोलेंगे, खा वो जो है से जो है वो खे हो जाता है, सा जो है वो हा हो जाएगा। तो इस तरह से उनकी भाषा में भी यही शब्द है। और जो हमारी ये अंग्रेजी भाषा है, स्पेनिश भाषा में भी वही कमजोरियां हैं जो यूरोप की और भाषाओं में हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा जो है वो सबसे लचर भाषा है। कम से कम फ्रेंच में आप जो लिखते हैं वो बोलते तो हैं, मतलब थोड़ा बहुत,
कुछ शब्द नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन अंग्रेजी में तो ब्यूटी बट है, ब्यूटी पुट है। तो ये जो आज का जो ये मनोविज्ञान है बच्चों का, उनकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो ये कहती है कि अगर बच्चों के शुरू में जो उनके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए भाषा के विषय में, उच्चारण के विषय में, तो उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाता जितना कि उस भाषा में विकसित हो सकता है जिस भाषा में उनको कहीं भी कोई गलतफहमी का मौका न मिले। तो अंग्रेजी में तो गलतफहमियों की भरमार है यहाँ से। तो इसलिए अंग्रेजी के बच्चे जो हैं वो यहाँ देखिए अमेरिकन स्कूलों में, ये कनाडा के स्कूलों में वो इतने प्रतिभाशाली नहीं होते, इतने प्रतिभाशाली एशियाई देशों के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। इसलिए क्योंकि वो बचपन में जो उनकी भाषा है या उनकी भाषा का उच्चारण है वो इतना स्पष्ट होता है, उनको जो माँ से मिलता है कि उसमें वो उसको कर सकते हैं। तो ये जो है यानी हिंदी ही विश्व की संपर्क भाषा बनेगी, ये एक वैज्ञानिक मजबूरी है, ये कंप्यूटर विज्ञान की जो है वो बाध्यता है। लेकिन इसके लिए हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो वो जल्दी वो भाषा वहाँ पर बन जाएगी। डॉक्टर मेहता ने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ सुझाया कि हम बहुत सारे विषय जो हैं वो हिंदी में नहीं पढ़ा, तो जैसे आप उन्होंने मेडिकल साइंस का उदाहरण दिया, लेकिन आज से 1500 वर्ष पहले जो मेडिकल साइंस है, तो डॉक्टर साहब तो स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं, वो संस्कृत भाषा में ही पढ़ाई जाती थी। और जो हमारे यहाँ की वैश्विक रत्नावली है वो यहाँ से गई, अरब गई, अरब में इब्न सीना ने उसका अनुवाद किया, और अनुवाद करने के बाद फिर वो आज मैग्नेडिया मेडिका के नाम से अक्षरशः वही जो है वो पढ़ाई जा रही है दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजेस है उसके अंदर। तो जब मैग्नेडिया मेडिका पढ़ाई जा सकती है, वैश्विक रत्नावली का अक्षरशः अनुवाद है, वर्ड बाई वर्ड अनुवाद है, तो हम इस विषय को क्यों नहीं पढ़ा सकते अपने यहाँ? वो पूरी तौर से सक्षम है हमारी भाषा। और डॉक्टर फणिभूषण दास ने बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने जीवन शैली किताब लिखी है, उस किताब के अंदर जितने भी विषय हैं, चाहे वो नेत्र विज्ञान हो, ऑप्थेल्मिक्स हो, चाहे वो यानी पीडियाट्रिक्स हो बच्चों का, चाहे वो आपका कार्डियोलॉजी हो, हृदय रोग हो, हर एक के विषय में उन्होंने जो है वो बड़े विस्तार के साथ लिखा है, उस किताब में छापा गया। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब आप इससे सहमत होंगे कि हिंदी भाषा में उनकी पुस्तक के माध्यम से ही हम कुछ विषयों को पढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसे कई विद्वान हम खड़े कर सकें, डॉक्टर मेहता स्वयं कार्डियोलॉजी की इतनी अच्छी किताब लिख सकते हैं कि जो यानी सर्व ज्ञान संपन्न होगी, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा। लेकिन उसके लिए हिंदी भाषियों को परिश्रम करना पड़ेगा। मैंने हिंदी किसी कक्षा में नहीं की, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था और उसी में मेरी PhD भी है, लेकिन हम लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आंदोलन किया, इसलिए कि पढ़ाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हो। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज यानी कॉमर्स के अंदर कोई विषय ऐसा नहीं है, चाहे वो यानी अकाउंटेंसी का हो, उसमें चाहे कार्टर की अकाउंटेंसी हो, चाहे वाटरबाई के अकाउंटेंसी हो, सारी की सारी किताबें जो है अर्थशास्त्र की और कॉमर्स की आज हिंदी में उपलब्ध है। और हिंदी में लोग एमकॉम बड़े आराम से किताब उस भाषा के माध्यम से। और यहाँ पर संविधान का विकास हो रहा है, तो इसमें खाली हम लोग को थोड़ा परिश्रम करना है। और जो इसको राष्ट्र की भाषा बनाने में जो वो बाधाएं हैं, वो खाली 2 बाधाएं हैं हमारे सामने, उसमें आपको बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। पहली बाधा तो ये है कि उसके लिए हमें 5 देशों का प्रस्ताव चाहिए कि 5 देश अगर उसको हिंदी को प्रस्तावित कर देंगे तो वहाँ पर उसको यानी वो प्रस्ताव मान लिया जाएगा। हमारे पास 8 देश हो गए हैं जो प्रस्ताव करने के लिए तैयार है, लेकिन हर वर्ष जो है अब 15 से लेकर के $18 मिलियन तक हमें उस खर्च के लिए देना होगा, जो कि अनुवाद के रूप में जो है वहाँ पर जो तमाम भाषाएं हैं उनके अंदर तो उचित समय तात्कालिक अनुवाद होता है, अनुवादक लोग जो करते हैं उसके लिए खर्चे के लिए, और जो प्रकाशन है राज्य का उसके लिए उसकी आवश्यकता है। वो 18 मिलियन अब हमारी सरकार देने में सक्षम है, लेकिन सरकार के अंदर वो इच्छा शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। और शायद आप लोग अगर उनको ये लिख करके भेजें इंटरनेट के ऊपर कि 18 मिलियन जो है अगर आप नहीं खर्च कर सकते तो हम प्रवासी भारतीय चंदा करके जो है संस्थाओं के माध्यम से वो देने तैयार हैं। आप तो ये इसमें
इसमें आप लोगों का और यहाँ की संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आप लोग उसके लिए बहुत सक्रिय प्रयास कर सकते हैं। मैं लौट करके उसके अंतिम उस विषय के ऊपर आता हूँ कि हमें हिंदी भाषियों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, हिंदी भाषियों को दो काम करने पड़ेगा। पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि जो अंग्रेजी भाषा है उसके व्यामोह को तोड़ने के लिए हमें, देखिए मैं भाषा ज्ञान का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। अंग्रेजी के माध्यम से ज्ञान हो या किसी भाषा के माध्यम से ज्ञान हो, हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। उसके माध्यम से अगर हमें नौकरी मिलती है, हमें उस भाषा को सीखना चाहिए, हमें उस भाषा को बच्चों को भी सीखना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी के व्यामोह को तोड़ने के लिए आप एक भाषा यूरोप की अवश्य सीखें। जैसे चाहे रूसी सीखें, चाहे आप स्पेनिश सीखें, चाहे आप फ्रेंच सीखें, तो उसमें आपको लगेगा कि अंग्रेजी से भी कहीं अधिक ज्ञान फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी से भी कहीं अधिक ज्ञान जो है वो आपको स्पेनिश की कई विधाओं के अंदर मिल सकता है। मैं वो दूसरे विषय में उनमें नहीं जाऊँगा। और साथ ही साथ एक आप भारत की दूसरी भाषा अवश्य सीखें, ये दक्षिण की विशेष रूप से। उत्तर की भाषाएं तो आप हिंदी जानते हैं, तो पंजाबी आपको अपने आप आ जाएगी, गुजराती आपको अपने आप आ जाएगी, उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दक्षिण की एक भाषा जो है वो आप अवश्य सीखें। जब तक आप दक्षिण की कोई भाषा नहीं सीखेंगे तब तक, अच्छा और बड़ा आसान है सीखना। हमने लखनऊ में इसको ये दक्षिण भारतीय भाषा विद्यालय बनाया हुआ है। हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों की छात्र की संख्या में छात्र, चंद्रमान जी को पता है, और चंद्रमान गुप्ता जी ने जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने संस्था बनाई है मोतीलाल सोसाइटी, और इनकम टैक्स के सामने बहुत बड़ा भवन है हम लोगों का। उसके अंदर हम लोग चारों भाषाएं सिखाते हैं दक्षिण की, और हर छात्र को 500 रुपये छात्रवृत्ति देते हैं मार्ग लेके। उनको एक महीने दक्षिण भारत में जाकर के घुमाते हैं और अन्नामलई विश्वविद्यालय से उनको परीक्षा दिलवाते हैं। और सबसे पहले मैं उसका विद्यार्थी बना। मैं कभी दक्षिण भारत में जाकर नहीं रहा, लेकिन मैं आपकी भाषा बोल सकता हूँ। वो भाषा बहुत आसान है। देखिए, आप लोग जिनको बोलते देखते हैं तो वो तेजी से बोलते हुए देखते हैं। अगर आप तेजी की जगह उसको समझ के धीरे धीरे बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैं माननीय हमारी चंद्रदासी जी की भाषा में एक वाक्य तेजी से बोलता हूँ और फिर मैं एक वाक्य धीरे से बोलता हूँ, आप उसका अंतर देखिए। जैसे एक वाक्य तेलुगु भाषा का वो मैं बोल रहा हूँ, आंध्र तिरुपति शरण मंगल मंच अब मैं उसको धीरे धीरे बोल रहा हूँ। आंध्र देश मंगल तिरुपति श्रीशैलम मंगलगिरि मंची पुण्य क्षेत्र मूलनी अंतर्गुंडा। तो आप ये मत समझिए कि ये मुश्किल है भाषा, बहुत आसान। और जब हम दक्षिण की भाषाएं सीखेंगे तो उसके बाद जो देश में एक आत्मकता की एक ध्वन्यात्मकता गूंजेगी तो पूरा देश अपने आप एक हो जाएगा। हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि जो है वो भारत एक राष्ट्र के रूप में अभी भाषा के दृष्टि से जो है वो एकीकृत नहीं है, अपने आप एक हो जाएगी। देखिए, ये हमारे दो सिख भाई यहाँ पर मौजूद हैं, यानी सिखों के 10 गुरुओं हिंदी में लिखा है। तो साहब मैं गलत तो नहीं कह, गुरु नानक से आप शुरू करिए। गुरु नानक ने क्या लिखा कि वो हिंदी में मैं एक दोहा उनका सुना देता हूँ आपको। उन्होंने लिखा कि भांग धतूरा सुरा पान उतर जाए कर भात और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कौन सी भाषा है? हिंदी तो। और उसके बाद गुरु अंगद देव है, फिर गुरु अमरदास हैं, फिर गुरु रामदास हैं, फिर गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु हरगोविंद हैं, गुरु हरराय हैं, किशन राय, उसके बाद उन सबने हिंदी में ही लिखा है और सबने भाषा जी लिखा है। हाँ, भाषा में लिखा और उनका सुनिधि प्रकाश, सर्वलोक प्रकाश। और उसके बाद जो है कि मैं चमत्कार रह जाता हूँ ये कितना बड़ा विद्वान रहे होंगे ये, और कैसे इन्होंने अलौकिक कार्य किए होंगे। इतनी सुंदर रामायण है गुरु गोविंद सिंह की कि आप पढ़े तो उनका कृष्णायन पढ़े आप ब्रज भाषा में। तो ये जो है ये सब हिंदी में ही इन्होंने लिखा है। दक्षिण के आधार संतों ने जो उन्होंने यहाँ की यात्रा की हिंदी की, सुब्रमण्यम भारती जो तमिल के सबसे बड़े कवि हैं, सबसे पहले उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया बनारस में। तो ये इनको एक करने के लिए हमें एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो विश्व हिंदी समिति है हमारी, उसने ये अभियान चलाया। और इसीलिए जो 150वां वर्ष है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का,
वो हम लोगों ने ये सौरभ का विशेषांक छापा है और ये सबको प्रेरणा मिलेगी हमको। देखिए वो 80 साल जीवित रहे, उन्हें नोबेल प्राइज मिला भारत का। वो गीतांजलि के उनके गीतों का अनुवाद तो स्वयं मैंने इस विशेषांक में किया, लेकिन 63 वर्ष की उम्र में उन्होंने चित्रांकन शुरू किया, पेंटिंग बनानी शुरू की और 17 साल में 2500 से ऊपर उन्होंने पेंटिंग बनाई। और विश्व की कोई गैलरी ऐसी नहीं है, आर्ट गैलरी, जहां पर उनके बनाए हुए चित्र न हो। उस समय न्यूयॉर्क के अंदर वहाँ की आर्ट गैलरी में देखिए, केंसिंगटन आर्ट गैलरी में देखिए लंदन में, यहाँ देखिए जो आपकी ये इसकी न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है पिकासो आर्ट गैलरी में देखिए, वो पिकासो के साथ साथ आपको ये भी मिल जाएंगे। तो ये इनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब आदमी को 63 वर्ष की आयु के अंदर पेंटिंग के अंदर विश्व में कमाल कर सकते हैं, तो वो संगीत उन्होंने बनाया, ये मतलब रवींद्र संगीत जो है, आज ये संगीत के माध्यम से जो यहाँ के लोग बैठे हुए हैं वो सब जानते हैं कि रवींद्र संगीत कितना महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रगीत भी उनका है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगीत उनका है। और 95 करोड़ रुपए तो हमारी भारत सरकार में मनमोहन सिंह ने दिए और बांग्लादेश की सरकार ने भी 55 करोड़ रुपए दिए, इसलिए कि विदेशों के अंदर हम जो है वो रवींद्र के महान कृतित्व के ऊपर विचार गोष्ठी कर सकें। हम लोग तो खैर को पैसा किसी से लेते नहीं विश्व समिति के लोग, लेकिन हमने उनके ऊपर विशेषांक निकाल करके जो भाषा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। तो मैं आप उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पर आज जो है हमारे इस जो गोपाल बुद्धू जी ने आयोजन किया है उसमें आपको पूरा सहयोग दिया और सहयोग देने के साथ साथ यहाँ पर इतना सुंदर ये आयोजन किया और हमें ये मौका दिया कि हम हिंदी के पक्ष को आप लोगों को इसलिए समझा सकें कि आप इन तर्कों के द्वारा जो है वो और जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, नहीं आ सके, उनको बताएं कि भाई आप अपनी भाषा पर गर्व करिए, हमारे भाषा का ये वैशिष्ट्य है और ये विश्व की संपर्क भाषा होने में सक्षम है और राष्ट्र की भाषा तो बनेगी।